हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये पहला पार्ट है जो आपके बिहार एसआई या बिहार एसएससी सीजीएल बीपीएससी ट्री और बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। ये पहला पार्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था उसका कौन सा नाम था? तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा 1949 में निर्णित कर दिया गया था? यानी हिंदी जो है राजभाषा होगी, किस संविधान समिति के रिपोर्ट पे कहा गया? प्रारूप समिति के सिफारिश पे ये कहा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये लोग आप लोग जानते होंगे। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। अंगीकृत किया गया था, ये ध्यान रखना है, और पूर्ण रूप से कहेगा तो फिर आपको दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान लागू हुआ था या पूर्ण रूप से लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत किया गया था, ये कहेगा तो 26 नवंबर 1949 आपको लगाना है। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अगला है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को जो है उपबंधित किया गया था। ध्यान देना आपको, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था, यानी लागू किया था? नागरिकता को, निर्वाचन को और अंतरिम संसद को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय के आपको ध्यान रखना है पटेल। प्रांतीय के कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया, तो यह अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह कौन सा अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रौलेट अधिनियम 1919 जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। तो 1919 का अधिनियम ये आपको ध्यान रखना है। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कराया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी हुयर के अनुसार भारतीय संविधान है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय है। अभी यूपी में RO की एग्ज़ाम हुई है, आप लोग प्रश्न को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है। RO का संपूर्ण जो है आपका सभी प्रश्न का सटीक जवाब के साथ हुआ है, और आप लोग देख लीजिएगा ये जो सीरीज चल रहा है इसमें से कितने प्रश्न वहाँ पे देखने को मिला है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बुक भी है, लेकिन आपको बहुत सारे पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ जो है आपको सेलेक्टेड प्रश्न है, यहाँ से ही आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा, और उसमें ये प्रश्न भी शामिल था कि केसी हुयर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। कहने वाले हैं कौन दिए हैं विचार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम से किया गया था। प्रांतीय सरकार
1935। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था और इसी डेट को जो है हाईलाइट करने के लिए, याद करने के लिए इसी दिन जो है संविधान को लागू किया गया। अब होगा प्रारंभ आपका दूसरा चैप्टर, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ, राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान और अनुसूची एवं नागरिकता। पहला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ये संघवाद के संदर्भ में सही कथन है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बताता है, तो एक संघ, एक राज्यों का संघ बताता है। अगला है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है, तो ये कनाडा के संविधान से। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है रक्षा। रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ, तो 1949 में जो है ये मणिपुर आपको ध्यान रखना है, 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन, भारत के संविधान के वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय व्यवस्था के लिए चर्चा किया गया है। तो आपको वहीं पूछा गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघीय शासन में केंद्र और राज्य जो है अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, यही विशेषता है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? यानी पंचायत के लिए टोटल 29 विषय रखा गया था और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और अनुच्छेद कौन सा है? 243 का G। अगला है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है, जो शिकार किया जाता है, तो ये जो है इसको रोकथाम के लिए रखा गया है आपको इसको समवर्ती सूची में। अगला है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो कुंडली कहने वाले हैं KM मुंशी। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंशी जो होते हैं कुंडली मार के बैठे रहते हैं। मुंशी क्या करते हैं? कुंडली मार के बैठते हैं। तो कुंडली कहने वाले कौन है? KM मुंशी। यहाँ पे ध्यान देना है। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत का गठन। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो इसको ध्यान रखना है, पृथक्करण मतलब 50, पृथक्करण 50 यानी दोनों को क्या किया? पृथक कर दिया, आधा आधा, ध्यान रखना है, 50-50 कर दिया, तो ये 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है अनुच्छेद 51 में है और भारत का जो विदेश नीति है वो भी इसी में है। विदेश नीति ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का दोनों एक ही में, अनुच्छेद 51 में। कृषि एवं पशुपालन जो है ये अनुच्छेद 48 में है। कृषि पशुपालन ध्यान रखना, अनुच्छेद 48। अगला है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है सभी के लिए शिक्षा को, प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसको क्रम से ध्यान रखना आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में मौलिक
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, समाजवादी शब्द। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को पहले शामिल नहीं किया गया था। वह संशोधन जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। एक धर्मनिरपेक्ष के राज्य में संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कितना बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत चाहिए। नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। अगला है भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। साधारण को आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में विशेष बहुमत भी देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है साधारण बहुमत से। नया साधारण बहुमत वह विषय जो समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये भी पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा है 170। विधानसभा 170, सभा 70, ऐसे ध्यान रखना है। भारतीय संघ का 28वां राज्य जो है ये झारखंड है। नेक्स्ट है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया था। तो ये सुदृढ़ संघ के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सुमेलित करने वाला है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से अब प्रश्न आएगा। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह आपको अनुच्छेद 42 में दिया गया है। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। नेक्स्ट है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये आपको दिया गया अनुच्छेद 43 में। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी 43 में है। समान सिविल संहिता जो है आपको 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? यानी विधि की शून्यता का पहलू क्या है? न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। ध्यान देना आपको, भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य कर सकती है। यानी न्यायपालिका या तो पूरा समाप्त करेंगे या शून्य करेंगे। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो ये छुआछूत आपको अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत जो है 18 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकारी रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, यानी जो जनमानस है
जनता है वो अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के अधिकार के प्राप्त करता है। कुछ मूल अधिकार रखने के, यानी मूल अधिकार हम लोग रख सकते हैं, निर्णय निर्माण में भागीदारी भी कर सकते हैं। तो ये सभी हम लोगों को मिला हुआ अधिकार है। नेक्स्ट है चुप रहने की स्वतंत्रता, जो है भारत में मूल अधिकार है। चुप रहने की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है आपको 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, 42वें संविधान संशोधन। और मूल रूप से जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं था, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सुमेलित करने वाला अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, 50-50 कर दिया है, पृथक कर दिया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 में जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 6 से 14 के लिए अनुच्छेद 21 में है, लेकिन 45 में आपको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल जो है ये दिया गया है, 6 वर्ष से कम ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के डैश संवर्ग में असुरक्षितता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो मूल अधिकारों के समता का अधिकार संवर्ग में असुरक्षितता के रूप में किए गए विभेद के रूप में संरक्षण है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले 7 था, इसी को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अभी वर्तमान में 6 है और इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के क और भाग 12 में रखा गया। भाग भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे वही पूछा गया है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय डैश के विषय संबंधित है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। अगला है किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जाती है। यानी कोई कार्य को अविलंब कराना है तो न्यायालय जो है आदेश जारी करेंगे, उसी को कहते हैं परमादेश रीट। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है उत्प्रेषण को क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान देना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन कहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकती है, कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जो है ये जारी नहीं हो सकती है। रीट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं, तो ये इसको दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। महत्वपूर्ण है, एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन है, एवी डायसी के अनुसार। किसमें, अनुच्छेद 14 में। अगला है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है विधि का शासन का मतलब क्या है, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। तो विधि का शासन का मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना।
नेक्स्ट, ये सब प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाता है तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन कर जाएंगे, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को। परमादेश को मंडमस भी कहते हैं कि रीट नहीं हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है आप परमादेश के जो है रीट जारी नहीं कर सकते न्यायालय। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है डैश पर आधारित प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि धर्म की स्वतंत्रता को राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है जो कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, विधिक सूत्र संबंधित है दोहरा खतरा से। विधिक सूत्र जो है, विधिक सूत्र एटोरिफोयस, ये आपको ध्यान रखना है। एटोरिफोयस जो है ये संबंधित है दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया है, तो के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और आपको ध्यान रखना है 86 में 8 और 6 का अंतर 2 आता है, तो ये 2002 यहाँ से ध्यान रखना है। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से। बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि व्यवस्था से। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकते हैं। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के पास आपको मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दोनों के पास है, सर्वोच्च और उच्च के पास। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध है। भाग 4 में जो निर्देशित सिद्धांत है उसमें सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। अगला है, वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो गैर नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको भी प्राप्त है। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 के ए, यानी जो है भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगा, इसको जो है हर नागरिक को फहराने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। अगला है, एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार भी है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता को संबोधित करता है, तो यह है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक कर्तव्य जो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। अगला है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संशोधन जो है 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संशोधन से 10 आचार आदेशों को डैश के नाम से जाना जाता है, तो 10 आचार आदेश जो है, यानी अभी टोटल 11 मौलिक अधिकार है, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को। अगला है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, तो कैसे, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का
हृदय एवं आत्मा कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब जो है ये पार्ट एक कंप्लीट हो गया है, इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा और अच्छा लग रहा होगा, कुछ प्रश्न सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।